मेरे को रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर। हाँ मैम। देखो, ये मेटेरियल कॉस्टिंग हम लोग पढ़े थे, इसमें लास्ट हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 8 किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कौन सा वाला क्वेश्चन हमें करना है? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 9 वाला, इलास्ट्रेशन 9। A factory uses 4,000 varieties of inventories in terms of inventory holding and inventory usage. The following information is compiled. तो बोल रहा है कि एक फैक्ट्री में 4,000 अलग अलग स्टॉक मेंटेन होता है। अब इन्वेंट्री का होल्डिंग मतलब क्वांटिटी, होल्डिंग यानी कितना होल्ड करें, यानी क्वांटिटी एंड यूसेज यानी कितना यूज होता है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, तो बोल रहा है कितने तरह का इन्वेंट्रीज है। तो टोटल तो 4,000 है, जिसमें से 3,875 एक तरीके का आइटम है, जो कि 96.875% हो रहा है क्वांटिटी के हिसाब से। आउट ऑफ 100% ये इतना परसेंट है। परसेंटेज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ये 20% इसका वैल्यू है, और यूसेज जो है वो 5% है। 110 नंबर ऑफ वेराइटीज है, जिसका परसेंटेज जो है होल्डिंग, परसेंटेज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग 30 है, और ये यूसेज जो है वो 10% है। तो 5% यूज, 10%, और ये 85%, मतलब इसका यूज सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये क्वांटिटी में सबसे कम है, इसका यूज सबसे ज्यादा है। टोटल क्वांटिटी 4,000 होना चाहिए, जो कि इन्होंने बोल रखा है। अब 4,000 अगर 100% को डिनोट करता है तो 15, 110 और 3,875 कितने को डिनोट करेगा, उसके हिसाब से हमें करके दे ही दिया है, तो करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर यूसेज के हिसाब से परसेंटेज दे दिया है, सबसे कम ये यूज होता है, फिर मीडियम और ये वाला। और होल्डिंग जो है, होल्डिंग का वैल्यू, होल्डिंग कॉस्ट, वो कुछ इस तरीके से। क्लासिफाई द आइटम इन इन्वेंट्री एज पर एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस के बेसिस पे हमें बताना है कि ये जो 3 आइटम है, 3,875, 110 और 15, इसमें से कौन सा आइटम ए कैटेगरी में जाएगा, कौन सा बी और कौन सा सी। तो ए कैटेगरी का मतलब क्या था? ए कैटेगरी का मतलब था कि जिसका प्राइस जो है वो बहुत हाई होगा, लेकिन जिसका क्वांटिटी जो है वो कम रहेगा, ठीक है। महंगा होता है इसलिए क्वांटिटी कम होता है, तो सबसे क्वांटिटी में कम है ये वाला, ठीक है। तो फिर ये ए कैटेगरी में जाएगा, और सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी में होता है वो सी कैटेगरी में जाएगा। यही वाला हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी जो थ्योरी है उसमें किया हुआ है। हम दिखा देते हैं, हम लोगों ने जो थ्योरी लिखा था। एक सेकेंड, कौन से पेज में है ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद नहीं, इसके पहले ही लिखा हुआ है मुझे। हाँ, ये तो ये जो लिख रहे थे इस पेज के जस्ट आगे वाला पेज है मुझे। ये रहा, ठीक है। देखो, ए मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका क्या है, लेस नंबर ऑफ आइटम, इसीलिए इसमें सबसे लेस नंबर, मुझे एबीसी में बोला है तो हम आइटम नंबर देख के ही आराम से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो है वो सी हो जाएगा, और जो मॉडरेट क्वांटिटी में रहेगा, मतलब ना तो ज्यादा है ना तो कम, तो फिर वो बी में चला जाएगा, ठीक है। बाकी और भी चीजों को, अब ये क्वांटिटी को यहाँ पर परसेंटेज में बताया, ठीक है। तो फिर इसका मतलब 15% का मतलब 15 आउट ऑफ 4,000 का मतलब ये इंटू 100 करने से इतना ही निकल के आएगा, चेक करके देख सकते हैं। तो उससे ही पता चल रहा है ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। इसके अलावा यूसेज इन एंड प्रोडक्ट, कहाँ पर कौन सा ज्यादा यूज होता है उसके हिसाब से। तो इसका यूज, बट द वैल्यू ऑफ दिस आइटम इज वेरी हाई, वैल्यू ज्यादा होता है। दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल आइटम, यूसेज हाई, ये देखो मैंने लिखवाया है, यूसेज हाई होता है, ठीक है। तो यूसेज हाई किसका है? ये 85% है, तो फिर ये ए हो जाएगा, ठीक है। सबसे लो यूसेज जो है वो सी का, और मॉडरेट वाला बी का हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर होल्डिंग कॉस्ट के हिसाब से, मतलब वैल्यू ऑफ होल्डिंग के हिसाब से अगर हम लोग ना भी देखें एक बार के लिए, ठीक है,
तो ये हम लोग देखो, अब होल्डिंग का भी देख सकते हैं आराम से, क्योंकि क्वांटिटी कम है तो फिर ये मतलब क्योंकि ये वैल्यूएबल ज्यादा है, ठीक है, तो फिर इसका होल्डिंग जो है वो ज्यादा हो रहा है, वैल्यू ऑफ होल्डिंग, ठीक है, वैल्यूएबल है तो इस पे ज्यादा हमें मतलब इसको स्टोर करने का ज्यादा कॉस्ट लगेगा, ठीक है, होल्ड करने का। जिसमें ये क्वांटिटी में भले ही ज्यादा हो, क्योंकि वो ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है तो उसका स्टोरेज कॉस्ट हम लोग का सबसे कम लगेगा, जबकि इसका मॉडरेट हो जाएगा। वहां से ही पता कर सकते हैं, तो हर एक जो डेटा है उसी से हम लोग पता कर लेंगे कि ए बी सी कौन सा होगा, तो हर एक आइटम हर एक कंसेप्ट से ही निकाल सकते हैं इसका मतलब, ठीक है। तो ये पता चल गया, ये ए है, ये वाला सी, और ये 110 वाला बी है। बस अब हम लोग को लिख के बता देना है क्या हो। इलास्ट्रेशन 9, यहाँ पर लिखना ही मेन है, ठीक है। 15 नंबर ऑफ इन्वेंट्री आइटम should be classified as a category item, as cons constitute, क्योंकि ये सबसे कम परसेंटेज कवर कर रहा है क्वांटिटी में, 0.375% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ इन्वेंट्री। तो जो जो देख के हमें समझ में आए उसी चीज को लैंग्वेज में लिख देना है कि भाई ये इसका परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी देख के पता चल रहा है, विच इज मिनिमम एज पर गिवन क्लासिफिकेशन इन द टेबल। 50% of the total value of inventory holding और इन्वेंट्री होल्डिंग इसमें ये मतलब 100 का अगर 50% करे तो उससे भी ज्यादा, ठीक है। तो 50% ऑफ द टोटल वैल्यू इन्वेंट्री होल्डिंग, सॉरी ये वाला इन्वेंट्री होल्डिंग, 50% ऑफ द इन्वेंट्री होल्डिंग विच इज मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू टेबल। हाईएस्ट इन कंजम्पशन अबाउट 85% ऑफ स्टॉक यूसेज। तो जो भी पॉइंट देख के हमें समझ में आए उस पॉइंट को बस लैंग्वेज में लिख देना है। सेम ऐसे करके ही हमें नेक्स्ट वाला आइटम को एक्सप्लेन करना है। 110 नंबर आइटम इज ऑफ बी कैटेगरी। इट कंस्टिट्यूट 2.750% of total number of varieties material investment
is involved, that is 30% of total of stock. तो इन्वेस्टमेंट मतलब ये होल्डिंग वाला वैल्यू 30% इसमें इन्वॉल्व है इन्वेस्टमेंट का। मॉडरेट इन कंजम्पशन, कंजम्पशन मॉडरेट है बाकी दोनों के हिसाब से अगर देखें। दैट इज 10%।3875 number of varieties of inventory item is classified as C category. (96.875%). Total variation of inventory item handled by stores of factory. अच्छा, अब कंजम्पशन इसका और जो कि इसका होल्डिंग 20% होल्डिंग का 20% जाएगा और कंजम्पशन सबसे मिनिमम। दैट इज अबाउट 5% ऑफ इन्वेंट्री यूज। तो जो देख के हमें समझ में आया कि ये ए कैटेगरी इसलिए है, ये बी है, ये सी है, उसको लिख दिया। बाकी अपने हिसाब से लैंग्वेज यूज करके आराम से लिखा जा सकता है। एक हो जाता है कितना क्वांटिटी में है उसके हिसाब से, एक है उसका यूसेज के हिसाब से, और होल्डिंग जो है उसके हिसाब से। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, JIT। JIT पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि हम लोग अगर अपना इन्वेंट्री को स्टॉक नहीं करना चाहते, स्टॉक करने का मतलब रखने का बात, स्टोरेज कॉस्ट को अवॉइड करना चाहते हैं, और हमारा प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड इतना है कि मटेरियल आते ही खत्म हो जाता है, बिकॉज वो ट्रांसफर कर दिया जाता है फिनिश गुड्स में। मतलब मटेरियल का यूज अगर ऑलवेज चलते जा रहा है, मटेरियल स्टोर करके रखना जरूरी नहीं है, मतलब पड़ा नहीं रहता है। ठीक है, तो हम लोग अगर ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट के, मतलब ऐसे किसी सप्लायर के साथ एग्रीमेंट कर लेते कि जब हमें चाहिए तभी मटेरियल दे दीजिए, ठीक है, तो ये प्रोसेस को बोलते हैं जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। ठीक है, जब मांगेंगे तभी मिल जाएगा। तो इसका कंसेप्ट है, ये थियोरिटिकली इंपॉर्टेंट होता है। गुड्स विल बी ऑर्डर्ड व्हेन
देयर इज ए रिक्वायरमेंट। गुड्स मतलब यहाँ पर वही रॉ मटेरियल का बात हो रहा है, जब जरूरत पड़े तभी हम लोग ऑर्डर करते हैं। यहाँ पर हम लोग स्टोर, मतलब जेआईटी का मेन बात ये है कि स्टोरेज कॉस्ट इस पे नहीं लगता। अगर हम लोग जेआईटी के हिसाब से चलते हैं, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री फॉलो करते हैं, तो हमारा स्टोरेज कॉस्ट नहीं लगता। गुड्स विल बी रिसीव्ड immediately after the order place। ऑर्डर प्लेस के बाद ही हमें गुड्स मिल जाना चाहिए। यही होता है जीआईटी का सिस्टम। इट इज अ सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इट इज अ सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट with an approval to have a zero inventory in स्टोर। तो जैसे मैंने पहले बोला, ये स्टोरेज कॉस्ट हमारा इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में अवॉइड हो जाता है, क्योंकि हम लोग स्टोर करके मटेरियल रखते ही नहीं है। ऑर्डर देते हैं जब जरूरत पड़ता है, और इसी तरीके से सप्लायर के साथ बात हो रखता है कि ऑर्डर प्लेस कर करने के कुछ समय के अंदर ही हमारे पास वो मटेरियल रिसिप्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, तभी वो जेआईटी सिस्टम फॉलो होता है। फिर फोर्थ नंबर में लिखेंगे, इन केस वन और more than one day it is not applicable। अगर मटेरियल मिलने में एक से ज्यादा समय, एक दिन या उससे ज्यादा लग जाता है, मतलब एक दिन भी अगर लग जाता है, ठीक है, मोर देन वन डे हो गया, वन या मोर देन वन डे, तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट दिखना चाहिए कि मैंने ऑर्डर किया और इमीडिएटली मेरे पास आ गया। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच material should only be purchased when it is actually required in production। तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, मतलब ये जो जेआईटी सिस्टम है, मटेरियल शुड ओनली बी परचेज, ये तभी खरीदा जाता है जब इसका जरूरत होता है, ठीक है। और सिक्स नंबर में, इट रिड्यूस कैरिंग कॉस्ट। इट रिड्यूसेस कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो फिर मेन पॉइंट यही हो गया। देखो, ये तो मतलब थियोरेटिकली पूछता है, तो उस हिसाब से मैंने एक एक पॉइंट करके लिखवा दिया है। तो मेन बात याद रखने का यही है कि जेआईटी मतलब जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी, नाम से ही पता चल रहा है कि जब हमें गुड्स का जरूरत हो तब हमें मिल जाए, मतलब रॉ मटेरियल यहाँ पर, ठीक है।
तो रॉ मटेरियल भी हो सकता है, और अगर हम लोग कोई ऐसा कुछ प्रोडक्ट लेके बेचते हैं वो भी हो सकता है। ठीक है, तो गुड्स जो है जब ऑर्डर करेंगे जब जरूरत पड़ेगा, इससे हम लोग यहाँ इसमें कुछ कैरी करके, मतलब कैरिंग कॉस्ट हमारा बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग कोई रॉ मटेरियल या गुड्स जो हम लोग ऑर्डर करते हैं वो कभी भी हम लोग उसको स्टोर नहीं करते। ठीक है, जब जरूरत पड़ता है तभी ऑर्डर करते हैं, और ऑर्डर करते साथ ही हमारे पास आ जाना चाहिए, तभी उसको हम लोग जीआईटी सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, इन्वेंट्री जो है जीरो स्टोर में रहता है, इसीलिए कैरिंग कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाता है। और अगर एक से ज्यादा दिन लग जाए सप्लायर को देने में, तो फिर जीआईटी सिस्टम ये फॉलो, मतलब तभी ये जीआईटी सिस्टम में नहीं रहेगा, तो ये सिस्टम एप्लीकेबल नहीं हुआ इसका मतलब। ठीक है, और इसमें हम लोग जो मटेरियल तभी परचेस करते हैं जब हमारा जरूरत होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग लॉस ऑफ मटेरियल पढ़ लेते हैं, जिसमें नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, ये समझ लेते हैं। लॉस ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो मटेरियल का लॉस दो तरीके का होता है। ठीक है, और ये चीज हमारा हर एक चीज में एप्लीकेबल होगा, सिर्फ मटेरियल कॉस्टिंग में नहीं। यहाँ पर जो लॉस का कंसेप्ट पढ़ेंगे ये हर एक मतलब हर एक एबनॉर्मल या नॉर्मल लॉस के ऊपर एप्लीकेबल होगा, चाहे अकाउंट्स पढ़ लो चाहे कॉस्ट पढ़ लो। ठीक है, कोई भी टॉपिक पढ़ लो, सभी के लिए सेम बात ही एप्लीकेबल होता है। एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स इसके ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का यहीं पर लिख देते पॉइंट। पहला पॉइंट है, ये अनएवॉइडेबल होता है। अनएवॉइडेबल होता है। ठीक है, और ये अवॉइडेबल होता है। मेन पॉइंट। ठीक है, हम ज्यादा लैंग्वेज नहीं कर रहे, मेन मेन पॉइंट लिख रहे हैं। अगर हमें डिफरेंस वगैरह पूछ ले तो हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, इट इज ड्यू टू इनहेरिटेंट नेचर ऑफ गुड्स। इट इज अनसर्टेन इसमें लिखते इट इज ऑकर्ड ड्यू टू अनसर्टेन रीजन। यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं, लाइक फ्लड, फायर, स्टोलन, डैमेज, एटसेट्रा। और इसमें लिख सकते हैं अनएक्सपेक्टेड, कॉमा देके दो पॉइंट, और इसमें एक्सपेक्टेड। अच्छा, फिर कॉस्ट विल बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल, can't be recovered from customer।
can't be recovered cost will be added to cost of materials, so can be इसमें लिखना था so can be recovered from customer, so can be recovered from customer, can't be recovered from customer, so charged to PL। ठीक है, तो ये मेन 3 पॉइंट है, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, अच्छा इसका इसका जैसे मैंने यहाँ कॉज लिखा लाइक फ्लड फायर, ये इसका भी लिख देते हैं। तो इसका कैसे लिखें, यहाँ थोड़ा जगह कम है, हम इसको ऊपर करके लिख देते हैं। इवापोरेशन, श्रिंकेज, केमिकल रिएक्शन एटसेट्रा। देखो, मेन बात इसमें यही है कि अगर हमें थियोरेटिकली पूछे तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि नॉर्मल लॉस जो है वो हमें पहले से ही पता होता है कि भाई ये लॉस होने वाला है। तो बिजनेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, जिसका जो बिजनेस है उसे पता है कि उस बिजनेस में उसका कितना लॉस हो सकता है। ठीक है, जैसे नॉर्मल जिनका पेरिसेबल आइटम का बिजनेस है, ठीक है, तो उनको पता होता है कि भाई इतना फूल लिए हैं हम लोग बेचने के लिए। अगर फ्लावर का बिजनेस है तो अगर पता है कि सब तो बिकेगा नहीं, कुछ ना कुछ रह जाएगा, तो उसका एक एस्टिमेशन उनको हो जाता है कि भाई इतना मेरा जो है रह जाता है, इतना मेरा रोज का ही लॉस होता है। लेकिन उससे जब ज्यादा हो जाता है और भी, तो फिर हम लोग उससे बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, और नॉर्मल लॉस क्या है ये हमें पता होता है, और इसको हम लोग रोक भी नहीं सकते क्योंकि वो गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए होता है। जैसे कोई चीज जैसे इवापोरेट हो जाना, ठीक है, या फिर कोई केमिकल रिएक्शन हो जाना, कुछ ड्राई हो जाना, वो भी लिख सकते हैं ड्राइंग। ठीक है, श्रिंकेज हो जाना जो कि गुड्स के नेचर के लिए हो रहा है, उसको हम लोग चाहे तो भी उसको रोक नहीं सकते, जबकि हमें पहले से ही पता होता है कि ये लॉस होने वाला है। लेकिन चोरी हो गया, ठीक है, फ्लड हो गया, कुछ इसके अलावा जैसे कुछ मशीन ब्रेकडाउन हो गया, या फिर वर्कर लोगों के केयरलेसनेस के लिए जो है हमारा जो लॉस हुआ, ठीक है, मिसमैनेजमेंट के लिए, या फिर कुछ ऐसा हुआ कि पोर सुपरविजन भी बोल सकते हैं कि सुपरवाइजर ने अगर अच्छे तरीके से चीजों को देखा नहीं, ठीक है, वही मिसमैनेजमेंट, एक ही बात है, मिसमैनेजमेंट के लिए। तो वो हमें पता है कि इतना लॉस नहीं होना चाहिए था, फिर इतना लॉस हो गया। तो जो नॉर्मल लॉस है, क्योंकि वो बिजनेस में सभी का होता है, तो हम लोग उसका जो लॉस का वैल्यू है उसको हम लोग प्रोडक्ट के कॉस्ट के साथ जो है ऐड करके अपना कॉस्ट बढ़ा सकते हैं, और कस्टमर वो कॉस्ट देने के लिए रेडी भी होगा, क्योंकि मार्केट में सभी वो कॉस्ट कस्टमर से ही निकालने का सोचेंगे। लेकिन जो कस्टमर से हम लोग रिकवर नहीं कर सकते वो है एबनॉर्मल लॉस। जैसे अगर आज किसी के शॉप में चोरी हो गया, तो क्या वो 5 रुपए का चीज 10 रुपए में बेचेगा तो कोई लेगा नहीं। तो वो लॉस हमें खुद से बेयर करना है, मतलब कॉस्टिंग पीएल में चार्ज करना है, मतलब पीएल में चार्ज करना है। यहाँ पर कॉस्ट पड़ रही है तो कॉस्टिंग पीएल में चार्ज करना है, और हमें इस लॉस को खुद से बेयर करना पड़ेगा। मतलब ये इस लॉस का जो मतलब बर्डन है वो हम लोग कस्टमर के ऊपर कभी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए और कैलकुलेशन हम और करके कुछ नहीं दिखा रहे, क्योंकि हम लोगों ने जब मेटेरियल कॉस्टिंग में ये मेटेरियल का कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखा लास्ट क्लास में,
तो मतलब जो लास्ट क्लास इन द सेंस जो ये वाला, ठीक है, ये वाले क्लास में, इसके पहले वाला क्लास तो हुआ नहीं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर हमें पूछा था कि कॉस्ट पर केजी निकालने के लिए, तो हम लोगों ने नॉर्मल लॉस को माइनस किया था। ठीक है, नॉर्मल लॉस को माइनस किया मतलब ये देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग के पास 10,000 यूनिट था 10 रुपए वाला। ठीक है, अब जैसे ही हमारा 500 का लॉस हुआ तो 9,500, तो 10,000 रुपए में 9,500 का जो है हमारा क्वांटिटी रिड्यूस होकर 9,500 हो गया था। ठीक है, तो यहीं पर इसी क्वेश्चन से हम समझा देते हैं, और कोई दूसरा एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता है हमें लेने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेटर यहाँ क्यों नहीं ओपन हो रही, एक मिनट, यहाँ ओपन हो तो अच्छा हो। एक मिनट देखते हैं। हाँ, ये देखो, तो देखो यहाँ पर परचेज हुआ था 10 रुपए पर केजी करके। ठीक है, ये वाला आइटम ही समझा देते। अब क्योंकि हमारा नॉर्मल लॉस हुआ तो हम लोगों ने अपना क्वांटिटी कम कर दिया। नॉर्मल सा बात है कि 10,000 केजी में 500 लॉस हो गया तो मेरे पास 9,500 ही बचा। ठीक है, ये प्रोविजन का अलग कंसेप्ट था, वो छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, तो 9,500, तो देखो अब हम लोग ये बोलेंगे कि मेरे पॉकेट से 1 लाख रुपया गया। ठीक है, और उसमें मेरा 10,000 की जगह 9,500 का सामान बेचने के लिए अवेलेबल हुआ, तो मेरा कॉस्ट 10 की जगह 10.52 हो गया। धीरे धीरे मेरा कॉस्ट बढ़ने लगा, और उसमें देखो ये 10 से 12 क्यों हो गया फिर, क्योंकि इसमें हम लोगों ने ये प्रोविजन वाला कंसेप्ट भी लगाया हुआ है, तो इसीलिए। तो देखो ये हम लोगों ने कस्टमर से रिकवर कर लिया। ठीक है, लेकिन अगर कोई एबनॉर्मल लॉस होता, ये नॉर्मल लॉस की वजह से था, लेकिन अगर यही वाला एबनॉर्मल लॉस होता तो हम लोग कस्टमर को ये कॉस्ट बढ़ा के नहीं दे सकते हैं, तो वो लॉस पूरा हमें पीएल में चार्ज करना पड़ेगा। तो रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर का मतलब ये हो गया कि कॉस्ट को बढ़ा देंगे। ठीक है, यही चीज रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर का मतलब हो जाएगा कॉस्ट को बढ़ाना, तो वही लिखा है। और ये अनअवॉइडेबल भी है, क्योंकि ये गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए होता है। जो चीज इवापोरेट होगा होगा, जो सडन है उसमें जैसे कि फूल हो गया, फिश का बिजनेस हो गया, ये सब जो है, जो केमिकल रिएक्शन होने वाला कोई आइटम है तो वो होगा, वो हम लोग रोक नहीं सकते, वो उसका नॉर्मल नेचर है। ठीक है, और हमें पता भी होता है कितना होगा, और इसमें इसके वजह से जो हमारा लॉस होता है वो लॉस हम लोग कॉस्ट में ऐड करके बढ़ा के मार्केट में प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जस्ट उसका ऑपोजिट, ये हम लोग चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, जैसे चोरी को रोका जा सकता है, कोशिश करे तो। ठीक है, फ्लड से सामान को बचाया जा सकता है, फ्लड को तो रोक नहीं सकते, बट उससे अपने प्रोडक्ट को सेफ तो रख सकते हैं कि भाई अगर चांसेस है कि फ्लड होगा, या फिर ऐसा हमें कुछ भी लग रहा है, तो फिर हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि हमारे चीजों को अच्छे से रखें, मैनेज करके रखें, ताकि उसमें लॉस ना हो, आग ना लगे, उसका कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अब रोकने का मतलब, अवॉइडेबल का मतलब है कि कोशिश करके उसको बचाना। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आग रोक ही लेगा, ऐसा बात नहीं है, कि हम लोग चाहे तो रोक सकते हैं। और ये अनएक्सपेक्टेड भी होता है, कहीं चोरी हो गया, किसी के यहाँ कहीं आग लग गया, तो ये सब अनएक्सपेक्टेड थोड़ी पहले से किसी को पता होता है, फिर ये कस्टमर से हम लोग रिकवर नहीं कर सकते हैं, ये लॉस को पूरा पूरी हमें पीएल में चार्ज करना पड़ेगा। और कस्टमर से रिकवर कैसे किया जाता है, प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करके, और कुछ नहीं। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, तो जब भी ईयर एंड आता है, ईयर एंड जब भी होता है, तो हम लोग क्या बनाना चाहते हैं, अपना फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स में मेनली दो चीज होता है, एक होता है ट्रेडिंग पीएल। अगर हम नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स का ही बात करें, कोई कंपनी अकाउंट्स का बात नहीं कर रहे, ट्रेडिंग, ये पीएल लिखना चाहते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल, और इधर हम बना देते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, तो यहाँ भी हमें क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ता है ट्रेडिंग में, और यहाँ भी हमें क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ता है। क्लोजिंग स्टॉक किस चीज का, इन्वेंट्री का। ठीक है, अब इन्वेंट्री में क्या क्या हो सकता है, कंपनी अकाउंट्स में पढ़ चुके हैं हम लोग, रॉ मटेरियल हो सकता है, स्टॉक इन ट्रेड हो सकता है, ठीक है, फिनिश्ड गुड्स हो सकता है, तो हम लोग का अलग अलग तरीके का इन्वेंट्री हो सकता है, जैसा हमारा बिजनेस है वैसा। तो मेनली तो इन्वेंट्री देखो दो तरीके का होता है, एक होता है ओपनिंग,
एक होता है क्लोजिंग, ठीक है, जिसमें से क्लोजिंग वाला डेटा हमें अपने फाइनल अकाउंट्स में दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए तो हमें पता करना पड़ेगा हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका कॉस्ट कितना है, क्योंकि जब हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं तो उसको कॉस्ट में ही लिखते हैं कि भाई मेरे पास इतने रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। अब मतलब क्या है कि हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारे क्लोजिंग स्टॉक का हमें क्या निकालना पड़ेगा, फिर हमारे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अब स्टॉक कहाँ रहता है, गोडाउन में रहता है। मान लो कि ये गोडाउन, ठीक है। अब यहाँ पर पूरे साल मेटेरियल इन भी होता है, आउट भी होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर मेटेरियल रहता है और जरूरत पे यहाँ से फैक्ट्री में जाता भी है, ठीक है। तो गोडाउन के साथ फैक्ट्री का ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। तो मान लो कि हम लोगों ने एक टाइप पी रॉ मटेरियल पूरे साल भर खरीदा, ठीक है। तो मान लो वो जून में हम लोगों ने @100 करके खरीदा, ये हम एक ही आइटम दिखा रहे हैं, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। फिर मान लो हम लोगों ने जुलाई में @104 करके खरीदा, फिर अगस्त में हम लोगों ने कोई मटेरियल, मान लो ये पी वाला ही 95 करके खरीदा, और नवंबर में हम लोगों ने @110 करके खरीदा। और एट द ईयर एंड हमें पता करना है दिसंबर, एट द ऐसे लिख देते हैं दिसंबर। मान लो अगर इन लोगों का ईयर एंड है 31 दिसंबर, और जो भी ईयर होगा, ठीक है। तो वहां पर हम लोग अगर ये पता करना चाहते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, जब हम लोगों ने 100 का मटेरियल खरीदा, ठीक है, उसको हम ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर से दिखा देते हैं। एक हम लोगों ने 104, तो जब खरीदा तब तो सारा स्टॉक गोडाउन में ही आया, ठीक है। एक 95 वाला खरीदा, ठीक है, और एक 110 वाला खरीदा, और ये सारे आइटम ही फैक्ट्री में, अब सभी आए या ना आए वो अलग बात है, ठीक है। जो जरूरत पड़ा वो आएगा, जो नहीं पड़ा वो रहेगा, ठीक है। तो फैक्ट्री में आया, ठीक है। अब ये पता करना है कि गोडाउन में जो मेरे पास बचा हुआ है, ठीक है, वो जितना है वही मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो उसका पहले तो मुझे क्वांटिटी निकालना पड़ेगा कि उसका क्वांटिटी कितना होगा। क्वांटिटी देखना पड़ेगा कि कितने क्वांटिटी का स्टॉक पड़ा हुआ है, और उसमें पहले क्वांटिटी चेक करना पड़ेगा। ऐसे लिख सकते हैं क्वांटिटी कितना है और जो पड़ा हुआ है वो कितने रेट का सामान है, ठीक है। फिर क्वांटिटी इनटू रेट करके हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक का, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू निकलेगा। अब इसको वैल्यूएशन करने के लिए अलग अलग मेथड दिया गया है, ठीक है। तो वो मेथड फॉलो करके हम लोग वैल्यूएशन करेंगे, जो कि फीफो लिफो ये सब होता है। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का क्यों जरूरत है वो मैंने बताया, ठीक है। अब मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री देखो, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, फीफो मेथड, लीफो मेथड। मेन यही मेथड होता है कैलकुलेशन वाला, ठीक है। बाकी और भी कुछ मेथड्स होता है, वो धीरे धीरे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, फीफो मेथड और लीफो मेथड, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ये तो ये सब हो गया, इलास्ट्रेशन 10 11 12, नहीं 12, नहीं 12 नहीं हुआ। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं।
The following information is extracted from the store ledger. Opening stock nil, purchase किया गया Jan 1, Jan 20, 100 at the rate of 1, at the rate of 2. Issues हुआ है इतना इतना for job W 16 और 17, ये नाम होता है. Complete the receipt and issue valuation by adopting the first in first out, last in first out and weighted average method. तीनों मेथड से हमें करके दिखाना है इस क्वेश्चन को. Tabulate the values allocated to job W16, job W17 and the closing stock under the methods aforesaid and discuss from different point of view which method you would प्रेफर. अच्छा, तो पहला बात है कि हमें तीन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू पता चल जाएगा और जॉब में कितना चार्ज होगा, मतलब जो कंज्यूम हुआ है, ठीक है, वही जॉब में चार्ज होगा, मतलब इशू जो हुआ है वही जॉब में चार्ज हो रहा है, ठीक है, मतलब जितना मटेरियल फैक्ट्री में जा रहा है प्रोडक्शन के काम में यूज होने के लिए उतना ही हम लोग उस जॉब में चार्ज करेंगे कि इस जॉब में इतने रुपए का मटेरियल लगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एलोकेट, ठीक है. और यहाँ पर हमें बोला है कि कब हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करेंगे ये हमें बताने के लिए बोला है, ठीक है. देखते हैं कैसे करके होगा. तो सबसे पहले फीफो, फिर लीफो, फिर वेटेड एवरेज. तो यहाँ पर बना लेते हैं. स्टोर लेजर, फीफो, डेट, पर्टिकुलर्स, रिसीप्ट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इश्यूज, इसमें भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और बैलेंस सेम चीज, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, रिमार्क्स का एक कॉलम. रिमार्क्स में नॉर्मली हम लोग जैसे कुछ हमें पता नहीं चल रहा है कि स्टॉक कम हो गया तो लाइक चोरी हो गया इस तरीके का कुछ होता है तो वो रिमार्क्स में हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं. तो क्या क्या कॉलम बनना चाहिए, कब कौन से डेट पे परचेज हुआ, कौन से डेट पे इशू हुआ, उसके लिए एक डेट कॉलम, एक पर्टिकुलर कॉलम जिसमें हम लोग लिखेंगे डिटेल्स को, और रिसिप्ट मतलब कितने क्वांटिटी का मटेरियल कितने रेट वाला लिया, और इशू कब किया, कितने क्वांटिटी का कितने रेट वाला, और इशू होने के बाद कितना बचा है. तो फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक में जीरो मटेरियल है तो फिर इसका कोई लिखने का जरूरत नहीं है. परचेज बाय 1 Jan 100 एट द रेट ऑफ 1 पर यूनिट. तो यहाँ पर लिखेंगे Jan 1. ईयर कुछ इस क्वेश्चन में दिया नहीं, ईयर दिए देगा तो हम लोग ईयर लिखेंगे. 100 एट द रेट ऑफ 1 करके तो परचेज हुआ है तो यहाँ पर्टिकुलर में लिखेंगे परचेज. 100 एट द रेट ऑफ 1 करके 100 हो जाएगा, ठीक है. तो बैलेंस कितना पड़ा हुआ रहेगा, 100 1 करके 100, ठीक है. ये हो गया बचा हुआ अमाउंट इतना. फिर इसके बाद Jan 1 के बाद 2 3 ऐसे आता है लेकिन 20 दिया हुआ है डायरेक्ट तो हम लोग 20 लेंगे, और 20 के बाद 22 23. कभी कभी हो सकता है कि डेट हमें आगे पीछे दे दे तो हमें देख लेना है कि 1 तारीख के बाद मतलब फर्स्ट जो डेट आ रहा है उसके बाद हमारा क्या आएगा. अब ये एक है तो एक लिखा है, इसमें एक की जगह कुछ और होता है, जहां से स्टार्ट हो रहा है उसके बाद वाला डेट होना चाहिए जैसे जर्नल में लिखता है. तो यहाँ Jan 20 100 एट द रेट ऑफ 2 करके, फिर से परचेज 100 एट द रेट ऑफ 2 करके 200, 100 एट द रेट ऑफ 2 करके 200. फिर इसके बाद इशू हुआ है Jan 22 को 60 फॉर जॉब W. इशू टू जॉब W16. बैलेंस चेंज होगा. बैलेंस देखो बैलेंस हमें अलग अलग ही लिखना पड़ेगा, 100 एट द रेट ऑफ 1 करके और फिर से 100 एट द रेट ऑफ 2 करके 200, ठीक है. ये अलग ही लिखना पड़ता है क्योंकि फीफो कर रहे हैं तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे होगा तो दिखाते कैसे होगा, लेकिन इसमें अलग लिखना पड़ेगा. क्यों लिखना पड़ेगा अभी ये इश्यू से समझ में आ जाएगा.
तो 60 यूनिट हमें इशू करना है जॉब 16 में, तो 60 यूनिट हम लोग इशू करेंगे। हमें इशू कैसे करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे, जो स्टॉक पहले आए उसको पहले इशू करना है, ठीक है। तो हमारे पास पहले भी 100 आया, बाद में भी 100 आया, लेकिन ये 100 पहले आया, इसके बाद ये वाला है। तो जब हम लोग 60 यूनिट इशू करेंगे तो कौन सा रेट वाला स्टॉक इशू करेंगे, 1 या 2? जो फर्स्ट इन है वही पहले इशू होगा, तो कितना हो जाएगा, 1 वाला। फिर ये 60 हो गया, तो फिर अब यहाँ पर बचेगा कितना, ये 100 से 60 क्वांटिटी में चला गया, तो बचा कितना, 40, एट द रेट ऑफ 1 करके 40। और जो सेकेंड आइटम था वो तो एज इट इज रह जाए, उसका कोई यूज नहीं हुआ था इस वजह से, ठीक है। फिर जैन, हाँ, इशू कॉलम में लिख लेंगे ना। ओ अच्छा, हाँ गलती हो जाता है, इशू में नहीं लिखे, रेसिपी कितना लिखे, 60, 160। ठीक है, अब ये वाला 40, 100 ये हो गया। अच्छा, अब फिर से इशू हो रहा है, इशू टू जॉब W17, ठीक है, इशू टू जॉब W1760। अच्छा, इशू कॉलम में लिखेंगे रिसिप्ट रिसिप्ट रिसिप्ट, हाँ। फिर से 60, अब कहाँ से देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले जो फर्स्ट इन हुआ है वो पूरा पहले खत्म कर देना है, उसके बाद जरूरत पड़ा तो लेना पड़ेगा। तो 60 चाहिए, तो पहले वाले कितना कितना लेना पड़ेगा, 40 और 20। 40 और 20, पहले वाले स्टॉक से पूरा ये पूरा खत्म हो जाएगा, और 20 सेकेंड वाला, मतलब जो सेकेंड इन हुआ है, तो ये हो गया। और फिर बचा कितना, 40 वाला तो पूरा खत्म हो गया, 100 से 20 गया, तो बचा कितना, 80, ये हो गया 160, ठीक है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक, हम लोग को बोला था अलग अलग स्टॉक से क्या मतलब क्या क्लोजिंग स्टॉक आएगा, क्या आएगा वो बताने के लिए, तो ये क्लोजिंग स्टॉक आएगा, वो एंड में एक टेबल बना के हम लोग लिख लेंगे तीनों का अलग अलग, ठीक है। अब स्टोर लेजर लीफो से बना लेते हैं, लीफो से, स्टोर लेजर लीफो, देख लेते सेकंड में, लीफो ही बोला है ना? हाँ लीफो, फिर वेटेड एवरेज, ठीक। डेट, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और रीमार्क्स, तो सेम क्वेश्चन ही है। सबसे पहले परचेज, Jan 1 का डेट है, हम यहीं से देख के लिख दे रहे हैं, क्योंकि पहले तो दोनों परचेज है तो सेम सेम होगा, 100 1, 100 100 1 और 100 100 1 और 100। Jan 20 परचेज 100 एट द रेट ऑफ 200। अब यहाँ पर अलग अलग क्यों लिखना पड़ता है, इसमें भी लिखेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था, तो कौन सा पहले आ रहा है कौन सा बाद में आ रहा है, तो वो तो देख के समझना पड़ेगा ना। इसके लिए अगर हम लोग अलग अलग लिखेंगे तो ही समझ में आएगा, अगर मिक्स्ड कर देंगे तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए जितने भी आइटम इन होंगे सभी सेपरेटली ही हमें लिखना पड़ेगा। फिर Jan 22, तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट है, ठीक है। तो फिर पहले कितना यूनिट इशू होगा, 60, तो 60 यूनिट इशू होगा, तो कहाँ से दे सकते हैं, रुपीज वाले से। हाँ मतलब एट द रेट ऑफ 2 वाले से 120। अब ये रिमेनिंग कैसे रहेगा, तो
वन रेट वाला तो पूरा ही रहा, और इसमें से 60 चला गया तो कितना बचेगा 40, तो कितना हो जाएगा 80। और Jan 23 इशू टू जॉब W70। अब इसमें बोला है, इसमें भी 60 बोला है, ठीक है सेम क्वेश्चन है, 60 ही बोला था, देख लेते हैं। हाँ 60, तो 60 जब होगा इशू तो पहले कौन सा वाला होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट कौन सा, @2 वाला। @2। @2 वाला, तो ये तो जाएगा ही, और वन वाला भी जाएगा क्योंकि 60 कंप्लीट करने के लिए और 20 चाहिए, तो ये हो गया 20। बचेगा कितना, 80 @1 वाला। तो ये हो गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक लिफो मेथड से। और एक मेथड से करनी बोला है, वो है वेटेड एवरेज, तो फिर से एक और मेथड से करेंगे वेटेड एवरेज। स्ट्रक्चर सभी का सेम ही होता है, कोई भी मेथड करें हम लोग। बैलेंस, नहीं सॉरी, रिमिक्स। अच्छा, सबसे पहले Jan 1 परचेस, अच्छा इसमें रेट बदल जाएगा, ठीक है ये, इसमें जब हम लोग लिखेंगे इसको ऐसे नहीं लिखेंगे इस बार बैलेंस, ठीक है ये वेटेड एवरेज कर रहे हैं, तो जैसे ही मतलब एवरेज कर देना है टोटल का, तो फिर अभी हम लोग के पास 100 क्वांटिटी में था और 100 लिया, तो टोटल में दिखाना है। एवरेज तो तभी होगा ना जब हम लोग टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट करते हैं किसी भी चीज का, तो ही तो हमारा एवरेज निकलता है। तो टोटल क्वांटिटी यानी यूनिट कितना हो जाएगा 200, और टोटल कॉस्ट कितना हो गया 300, तो 300 टोटल कॉस्ट बेयर करके 200 क्वांटिटी में हमारे पास अगर मटेरियल है, तो हमारा मटेरियल एवरेज कितने रेट का है, इंडिविजुअली तो पता ही है 1 और 2, एवरेज कितने रेट का होगा, तो 300/200 करने से पता चलेगा। 300 रुपए खर्चा करके 200 यूनिट मिला, तो एक यूनिट का कितना होगा, 300 रुपए डिवाइडेड बाई 200 कितना हो जाएगा। 1.5। यही होता है वेटेड एवरेज, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग Jan 22 का लिखते हैं, इशू टू जॉब W60। तो यहाँ पर बोला है 60, दोनों में 60 बोला है, तो अब एवरेज हो चुका है सारा स्टॉक, तो 60 1.5 रुपए वाला ही, क्योंकि मेरे पास जो स्टॉक है अब कोई अलग अलग रेट का नहीं है, ठीक है मिक्सड अप करके 1.5 रुपए, तो 60 यूनिट 1.5 रुपए करके कितना हो जाएगा 90। और 200 में से 60 चला गया क्वांटिटी में, तो बचेगा कितना 140, और 300 रुपए में से 90 रुपीज का स्टॉक चला गया, तो बचेगा कितना 210। तो 210 का स्टॉक में 210 रुपीज का स्टॉक पड़ा हुआ है, जो कि क्वांटिटी में 140 है, तो पर यूनिट कितना करके होगा, अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करने से पता चलेगा कितना हो जाएगा। चेक करो 1.5 रुपया ही होना चाहिए, चेक करके देखो।
1.1. हाँ 1.5 ही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई दूसरा मिक्सड अप हुआ ही नहीं है। तो जो मिक्सचर से पे कर रहे हैं वो मिक्सचर अगर 1.5 रुपए का था तो बचा हुआ मिक्सचर भी 1.5 रुपए का ही रहेगा, 1.5 रुपए एट द रेट, क्योंकि उसमें कुछ नया मिक्स हुआ नहीं। अगर इस बीच इस इशू के पहले अगर कुछ और रेट आता तो अलग बात था, ठीक है। फिर जैन 23 इशू टू जॉब W70 60, फिर से वही 1.5 रुपए वाला ही है, तो फिर से 90, तो 140 में से 60 चला गया, कितना बचेगा? 80. 80। और 210 में से 90 रुपीज का चला गया तो कितना बचेगा? 120 शायद। तो 120 रेट का सामान 80 यूनिट है क्वांटिटी में, तो पर यूनिट कितना करके होगा? डिवाइड करना है, अमाउंट डिवाइडेड बाय 1.5. क्वांटिटी। 1.5 ही रहेगा, क्योंकि कुछ और मिक्सड अप हुआ ही नहीं है। होने को तो बहुत ही छोटा सा ही क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ स्पेशलिटीज में दिया ही नहीं था। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन का एक स्पेशल मैटर ये है कि हमें टेबुलेट करके वैल्यू क्या क्या एलोकेट होगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना हो रहा है हर एक मेथड में, एज वेल एज हमें कुछ कमेंट करना है कौन सा हम लोग प्रेफर कर रहे हैं, तो वो सब हमें बताना पड़ेगा। ये इसमें मेन चीज है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में वैसा कुछ खास दिया ही नहीं था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिख लेते हैं statement of material value added to job W16, job W17 and closing stock under aforesaid method. Material for job W17, closing stock। अच्छा, तो फीफो मेथड से अगर देखें तो इधर है बाकी दो मेथड मेरा, तो कितना रुपए का स्टॉक इनको इशू किया गया है, ठीक है। तो एक हो रहा है 60, जॉब 16 के लिए, और इसके लिए 80, मतलब रुपीस बताना है हम लोग को। अच्छा, ठीक है, रुपीस बताना पड़ेगा हम लोग को। तो फीफो मेथड में जॉब 16 में जो इशू हुआ है वो है 60 क्वांटिटी, और ये भी 60 क्वांटिटी। अच्छा, क्वांटिटी तो 60 है, मुझे मेटेरियल इशू जो हुआ है वो बताना पड़ेगा ना। जॉब 17 के लिए ओ, ये लीफो है, सॉरी, हम फीफो के साथ ये मैच कर रहे तो नहीं हो रहा, इसी को वही सोचे गलत कैसे निकलेगा। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है वो है 60, इसका जो वैल्यू है 40 + 40 80, ठीक है। तो वैल्यू लिख रहे हैं 60 और 80, तो 60 और 80 फीफो वाला लिख रहे हैं हम लोग, 60 और 80। तो यहाँ पर लिखेंगे 60 और 80 रुपीज, 60 रुपीज 80, और क्लोजिंग स्टॉक है 160। फिर लीफो में चलते हैं, 120, 100 और 80, 120, 100 और 80।
120, 100 और 80, और वेटेड एवरेज में 90, 90, 120, 90, 90, 120। तो ये सब क्लोजिंग स्टॉक आ गया और ये सब कंजम्पशन आ गया। फीफो बेसिस पे अगर देखें तो 60-80 होगा, जॉब में कॉस्ट जो चार्ज होगा इसमें 120, 100, इसमें 90-90 होगा। ठीक है, अब हमें बताना है कि कौन सा मेथड हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड हमारे लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि सबसे मिनिमम कॉस्ट चार्ज कब हो रहा है। तो देखो, फीफो मेथड में अगर देखेंगे तो 80 + 60 कितना हो जाएगा? 80 + 60 होगा 140, इसमें हो रहा है 220, इसमें हो रहा है 180। ठीक है, तो कॉस्ट तो जितना कम कर पाए उतना अच्छा। ये तो हम लोग मटेरियल के कॉस्ट में चार्ज करें तो सबसे कम कॉस्ट तो फीफो में ही चार्ज हो रहा है बाकी दोनों के कंपैरिजन से। ठीक है, तो इसका मतलब फीफो वैसे तो देखा जाए बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ मेटेरियल चार्ज। अगर हम लोग मेटेरियल चार्ज के हिसाब से बात को कमेंट को देना चाहते हैं तो फिर मेटेरियल चार्ज टू ईच जॉब इट इज मिनिमम अंडर फीफो, इट इज मिनिमम अंडर फीफो, मैक्सिमम अंडर लीफो। इट इज मैक्सिमम अंडर लीफो, लीफो में सबसे ज्यादा, इधर 180 इधर 220। ठीक है, एंड मॉडरेट अंडर, एंड मॉडरेट अंडर वेटेड एवरेज मेथड, जिसको मैंने शॉर्ट में WAM लिख दिया है। ठीक है, तो ये दिख रहा है। अब कॉस्ट को मिनिमम करना हमारा सबसे मेन टारगेट होता है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि मार्केट में सिचुएशन क्या चल रहा है। क्या मटेरियल का प्राइस बढ़ते ही जा रहा है, मतलब राइजिंग प्राइस सिचुएशन है, या फिर हम लोग का कुछ और सिचुएशन है। तो उसके हिसाब से हमें मेथड चूज करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं इन केस ऑफ, अब इसमें और कमेंट कर देते हैं, during the period of rising prices, the use of FIFO give rise to high profit as cost is low, and that of LIFO low profit as cost is high. In case of weighted average method, there is no significant adverse or favorable effect on the cost of material as well as on profit.
अच्छा, बोल रहा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस, मतलब अगर चीजों का दाम बढ़ते ही जा रहा है, लाइक मटेरियल का दाम बढ़ते जा रहा है, तो उसमें दिख रहा है कि अगर हम लोग फीफो फॉलो करते, क्यों इस ऐसा हुआ, देखो फीफो फॉलो करने से प्राइस का दाम अगर मतलब मटेरियल का दाम अगर बढ़ भी रहा है तो हमारा कॉस्ट सबसे लो उसी केस में रहेगा। जैसे अगर दाम बढ़ रहा है चीजों का, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, देखो दाम बढ़ने वाला ही केस, पहले 1 रुपए में मिल रहा था, अब 2 रुपए में मिल रहा है, मान लो सेम मटेरियल है। लेकिन अगर हम लोग फीफो फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना वन रेट वाला स्टॉक को पूरा खाली करना चाहेंगे। जैसे ही वन रेट वाला स्टॉक को हम लोग अपने मटेरियल प्रोडक्ट के कॉस्ट में चार्ज करने जाएंगे तो हमारा हाई राइज वाला वैल्यू कम यूज हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे। इसके बाद मान लो और भी ज्यादा दाम बढ़ेगा, ठीक है, तो भी अगर हम लोग फीफो फॉलो करेंगे, पहले 2 रुपए वाला खत्म करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्राइस वाला। तो इस तरीके से हम लोग का कॉस्ट हमेशा कम रहेगा। और सेलिंग प्राइस तो एक फिक्स्ड होता है जो मार्केट डिसाइड करता है, ठीक है। तो उस पे जब मान लो कि प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस अगर हम लोग का 200 रुपए है, ठीक है, 200 से ज्यादा लगाते क्योंकि इधर तो 220 हो रहा है, मान लो 250 रुपए है, तो भी इसी में सबसे कम होगा हाई प्राइस जब चलेगा। और जब अगर देखा जाए, लीफो लीफो में सबसे ज्यादा हो रहा है, एंड द यूज ऑफ फीफो गिव राइज टू हाई प्रॉफिट और कॉस्ट इज लो, एज कॉस्ट इज लो, एंड दैट ऑफ लीफो लो प्रॉफिट एज कॉस्ट इज हाई। सबसे कम प्रॉफिट लीफो में होगा क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट है, लास्ट इन सारा सामान तो आगे वाले से ज्यादा ही रेट पे मिला होगा, ठीक है, क्योंकि अगर राइजिंग प्राइस सिचुएशन है तो राइजिंग प्राइस सिचुएशन मतलब इसके बाद दो से ज्यादा का मिलेगा, फिर उससे ज्यादा का, उससे ज्यादा का। तो अगर हम लोग लास्ट इन फर्स्ट आउट करेंगे तो सबसे लास्ट वाला रेट तो हमारा हाई रहेगा ना, तो हमारा कॉस्ट तो बढ़ेगा ही, तो उसमें प्रॉफिट कम होगा क्योंकि प्रोडक्ट को हम लोग सेल मार्केट प्राइस से ज्यादा में तो कर नहीं सकते हैं। तो या तो कुछ दिमाग लगा के कॉस्ट को कम करो, तभी प्रॉफिट ज्यादा कमा सकते हो, क्योंकि मार्केट प्राइस से ज्यादा में हम लोग प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते हैं। और इन केस ऑफ वेटेड एवरेज बोल रहे हैं ना, मतलब मॉडरेट है सिचुएशन, ना तो बहुत ज्यादा एडवर्स कुछ सिचुएशन निकल के आ रहा है, ना तो बहुत ज्यादा कुछ फेवरेबल सिचुएशन निकल के आ रहा है प्रॉफिट के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखते हैं नेक्स्ट, इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट द यूज ऑफ weighted average is used when the cost of, when there is, ऐसे लिखते हैं, when there is fluctuation in the prices। फ्लक्चुएशन का मतलब कभी कम कभी ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो उसमें बोल रहा है कि वेटेड एवरेज मेथड जो है वो सही रहता है। क्यों? क्योंकि अंडर दिस मेथड, मतलब वेटेड एवरेज मेथड में, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशू टू द जॉब एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन हैंड और क्लोजिंग स्टॉक reflects greater uniformity than under FIFO and LIFO. Thus, from different point of view, weighted average method is preferable over FIFO and LIFO, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है कि इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट यूजेस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड इज यूज ऑफ वेटेड एवरेज मेथड
is used when there is fluctuation in the prices. Under this method, the cost of material issued to the job and cost of material in hand, यानी कि closing stock, reflects greater uniformity under than under FIFO and LIFO. ठीक है, मतलब अगर इसमें कॉस्ट देखे तो ये हो रहा है 180, ठीक है, इस और ये क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 120, इसमें देखा जाए तो ये हो रहा है 220, जबकि ये हो रहा है 80, और इसमें अगर देखा जाए ये 150 और 160, लेकिन ये राइजिंग प्राइस सिचुएशन में दिख रहा है, एक के बाद 2 रुपए बढ़ गया, ठीक है, तो वो राइजिंग प्राइस सिचुएशन। लेकिन अगर प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, जैसे कि पहले 1 रुपया, 2 रुपया, फिर 3 रुपया, फिर मान लेते हैं कम हो गया, ठीक है, फ्लक्चुएट अगर कर रहा है, तो बोल रहा है कि अगर हम लोग फ्लक्चुएशन मेथड में देखें तो कॉस्ट को एवरेज कर देना सबसे बेटर होता है। एवरेज करने से क्या होगा, मेरा सारा चीज यूनिफॉर्म रहेगा, मतलब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू के साथ मेरा मटेरियल के कॉस्ट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। और ये मुझे तब फॉलो करना चाहिए जब चीजों में फ्लक्चुएशंस दिख रहा है, जैसे कि 1 रुपए का हुआ, 2 रुपए का, फिर 3 रुपए का, इस तरीके से अगर होता गया तो इसमें एवरेज कर देने से क्या होता है कि जो भी इशू हो रहा है सेम रेट पे हो रहा है, ठीक है, और जो क्लोजिंग स्टॉक भी वही, वो भी लगभग वो इशू प्राइस पे ही आ जा रहा है, तो ज्यादा डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, वो मॉडरेट हो जाएगा। तो वही बोला, यूनिफॉर्मिटी ज्यादा देखने को मिलेगा। दस फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, वेटेड एवरेज मेथड इज प्रेफरेबल ओवर फीफो एंड लिफो। फीफो और लिफो से वेटेड एवरेज मेथड उस सिचुएशन में ज्यादा प्रेफरेबल माना जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा कर सकते हैं। ये सब तो मैक्सिमम हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 ही कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ तो हम लोग का 1 हो गया था, इधर का कंप्लीट हो जाएगा। 2 भी डन है, 3 भी हो गया है, 4 भी हो गया है, 5 ये पहले ही हो चुका था, 6 भी हो गया, 7 ये भी हो गया, 8 कर लेते हैं, 9 तो अभी अभी हम लोगों ने किया। फीफो मेथड से हमें ये वाला जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, स्टोर लेजर, स्टोर लेजर ऑफ एटी लिमिटेड फॉर सितंबर 2022। डेट, रिसिप्ट, इश्यूज, बैलेंस। अच्छा, अब पर्टिकुलर्स लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ नंबर्स, जैसे इशू रिक्विजिशन नंबर, जीआरएन नंबर दे दिया है, तो हम लोग उसका नोट बना सकते हैं, जीआरएन और एमआर नंबर, ठीक है, एमआरआर नंबर। तो जीआरएन का मतलब होता है गुड्स रिसिप्ट नंबर, ठीक है, और एमआरआर भी देते हैं, मेटेरियल रिटर्न क्वांटिटी रेट अमाउंट। इसका यूज हम बता देंगे, ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी वही RN, RN का मतलब रिक्विजिशन नोट, मतलब मटेरियल इशू करने के लिए स्टोर में रिक्वेस्ट भेजना। अब इस क्वेश्चन में है तो कर रहे हैं, जिसमें नहीं है उसमें नहीं बनाना पड़ेगा, इसमें है तो मैंने करा है यहाँ पर। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पर 1 सितंबर में ओपनिंग बैलेंस 25 यूनिट 162.50, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 1 सितंबर 22, ठीक है। ये कुछ नंबर इसमें दिया नहीं है, ये भी नहीं है। ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा एकदम बैलेंस में जाएगा, 25 यूनिट @6.50, कितना हो रहा है बता दो।
162.5. 162.5। इसके बाद 4 सितंबर को इशू हुआ है 85। इशू का रिक्विजिशन नंबर है 85, 8 यूनिट। तो 4 सितंबर इशू हुआ है, तो पहला बात है इशू कॉलम में चला जाएगा। इशू रिक्विजिशन नोट दे दिया है 85। कितना इशू करने के लिए बोला है? 8 यूनिट। अभी हम लोग तो फीफो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो एक ही रेट का सामान है, तो फिर कुछ ज्यादा देखना नहीं है। 6.50 करके 8 यूनिट कितना हो जाएगा निकालना पड़ेगा। कितना हो रहा है? 8 इंटू 6.5, तो ये हो गया 52। और बचा कितना? 25 में से 8 चला गया, तो बचा है 70। 6.5 करके कितना हो जाएगा? 110.50। 4 सितंबर। 4 सितंबर के बाद 6 सितंबर 22। रिसिप्ट फ्रॉम बी एंड कंपनी, गुड्स रिसीव नंबर 26। तो अभी रिसीव हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे गुड्स रिसीव नोट, ठीक है। 26 50, ठीक है। 50 यूनिट जो है हम लोगों ने रिसीव किया है एट द रेट ऑफ 5.75। तो कितना हो रहा है देखो, 5.75 करके। 287.50। अच्छा, अब क्योंकि फीफो है तो अलग अलग दिखाना पड़ेगा। सिक्स सितंबर के बाद 7 सितंबर इशू हुआ है 97 है इशू का रिक्विजिट नंबर। कितना इशू करने बोला है? 12 यूनिट, ठीक है। तो अब 12 यूनिट कहाँ से जाएगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये 17 से ही चला जाएगा। तो 12 इंटू 6.50 कितना हो रहा है? 78। यहाँ पर बचा कितना? 5। ये 50 करके ये जितना है उतना ही दिखेगा, बस इसका निकालना पड़ेगा। 32. 32.5। 7 सितंबर के बाद 10th को रिटर्न टू बी एंड कंपनी। तो बी एंड कंपनी से थोड़ी देर पहले ही हमारा परचेस दिखा था। 6 सितंबर को उनको रिटर्न कर रहे हैं 10 यूनिट। 10 सितंबर 22। 10 सितंबर 10 सितंबर 22। तो अगर हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न करने से क्या होगा? हमारा स्टॉक तो खाली होगा, तो रिसिप्ट में तो दिखा नहीं सकते, तो कहाँ दिखाएंगे? इशू में दिखाएंगे, ठीक है। कितना रिटर्न कर रहे हैं? रिटर्न नंबर कुछ है नहीं हमारे पास, 10 यूनिट रिटर्न कर रहे हैं, तो हमारा इशू दिखाने का मतलब है वहां से कम हो गया। बट हाँ, ऑब्वियसली फैक्ट्री में नहीं जाके हम लोग अपने सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं। अब इसका रेट कितना लगाएंगे, ठीक है। तो इसका रेट कितना लगाना पड़ेगा? कौन सा रेट वाला इनका सामान था? 5.75। तो रिटर्न भी वो कितने मिलेंगे? 5.75 मिलेंगे, तो 5.75 ही हो जाए। ये कितना आ जाएगा? 57 आ जाएगा, ठीक है। अब बचा कितना? तो बचेगा 5 यूनिट वाला, जितना उतना बचेगा। 50 यूनिट वाला जो था उसमें से 10 यूनिट रिटर्न हो गया, तो ये 40 बचे। तो ये 32.50, और ये वाला देखना पड़ेगा कितना। 222.8. 230। 5.75 इंटू 40, 230 आ। हाँ, 222. फिर ये हो गया 10, ये 12 तारीख है, सॉरी 10 तारीख है। फिर 12 तारीख को इशू हुआ है 108। इशू रिक्वेस्ट नंबर है, रिक्वेजिशन नंबर है 15 यूनिट। 12 सितंबर को इशू हुआ है 15 यूनिट, ठीक है। अच्छा, नंबर दिया है 108। 15 यूनिट, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो 5 यूनिट पहले जाएगा, और 15 यूनिट कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट रेट वाले से 10, तो 5.75। और ये 6.50, तो इसका तो 32.50 होगा। और ये वाला हो जाएगा 50।
7.50, ठीक है। अब बचेगा कितना, 40 में से 10 गया तो 30, और ये 5 तो पूरा खत्म हो गया, 5.75, 30 × 5.75, ये जितना होगा उतना लिखना पड़ेगा। वन 72.5, 12 सितंबर के बाद 13 सितंबर को फिर से इशू 110 नंबर 20 यूनिट्स। ट्वेंटी यूनिट 5.75 करके कितना हो जाएगा? 115। तो बचा कितना, 10 यूनिट 5.75 वाला, इसका वैल्यू 57.5। 14 सितंबर, और 14 का तो कुछ है नहीं। 15 सितंबर, रिसिप्ट फ्रॉम एम एंड कंपनी। Receipt from aim and company, GRN number 3325 unit 6.1, GRN number 3325 @6.10, कितना हो जाएगा? 10 तो था ही। क्या होते हैं एक बार 152.5, अच्छा, 152.50। हम्म, 15 के बाद जो डेट निकल के आ रहा है 17, इशू 121 10 यूनिट, इशू 121 10 यूनिट, ये नंबर है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो 5.75 वाला ही जाएगा, तो 57.50, 25 वाला बच गया, 6.10 करके 152.50। 17 के बाद 19, रिसिप्ट रिप्लेसमेंट फ्रॉम बी एंड कंपनी, तो उनको रिटर्न किया था ना, तो उससे रिप्लेसमेंट मिला है, मतलब दूसरा सामान ले रहे हैं। 19 सितंबर 22 को, तो बेसिकली परचेज ही हो रहा है, 38 गुड्स, रिसिप्ट नंबर 10 यूनिट। अच्छा, अब रिप्लेस कर रहा है, मतलब वो सामान दे दिया था, रिप्लेस कर रहा है। तो रिप्लेस करने का मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम था, इसीलिए, ठीक है। हमें यहाँ रेट नहीं दिया है, तो फिर रेट कौन सा लगाएंगे जब रिप्लेस हो रहा है? मैंने कोई चीज खरीदा 100 रुपए का, अब वही चीज हम वापस करें, कोई प्रॉब्लम था और वो मुझे रिप्लेसमेंट मिल रहा है, तो कितने रुपए का सामान देगा सामने वाला? और मान लो मैंने एक 100 रुपए का बुक बुक लिया था, ठीक है। अब उस बुक में कुछ पेज फटे हुए थे, तो मैंने बोला कि ये चेंज कर लेते हैं, तो मैंने चेंज करवा लिया, तो मुझे रिप्लेसमेंट मिल गया, तो मेरा बुक का दाम कितना रहेगा? 100 रुपये। 100 रुपये रहेगा, ठीक है। तो यहाँ अगर रिप्लेसमेंट हो रहा है बी एंड कंपनी से, जो स्टॉक लिया था उसका, तो बी एंड कंपनी का देख लो, बी एंड कंपनी से पहली बार सामान लिया गया था 5.75 का, ठीक है। फिर बी एंड कंपनी को रिटर्न कर दिया गया, तो फिर 5.75 का है, तो अब रिप्लेसमेंट होगा तो उसका भी रेट क्या रहेगा? 5.75। तो वही चीज 5.75, तो 57.50, ठीक है। तो 25 और 10, अच्छा, अब 19 के बाद देखते 20, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट मटेरियल ऑफ एम एंड कंपनी, MRR नंबर 4, 20 सितंबर 22, ठीक है। तो इस तारीख को क्या हुआ है, रिटर्न हुआ है, डिपार्टमेंट से रिटर्न हुआ है, तो स्टोर में रिसिप्ट होगा, तो MRR नंबर मतलब मेटेरियल रिसिप्ट, ठीक है। मेटेरियल रिसिप्ट जो हो रहा है, जिसका यूनिट बोल रहा है 5, ठीक है, यूनिट बोल रहा है 5 और नंबर है 4, ठीक है। तो नंबर किधर लगेगा? ये MRR नंबर है, यहाँ लगेगा, ठीक है। और
कितना रिटर्न हो रहा है 10 यूनिट। ये देखो कितना रिटर्न हो रहा है, सॉरी 5 यूनिट। तो 5 यूनिट रिसिप्ट हो रहा है। अब इसका रेट क्या लगाएंगे? अब क्योंकि हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर बोला है एम एंड कंपनी वाला सामान। तो एम एंड कंपनी वाला सामान कौन सा था? तो एक्चुअली यहाँ पर नाम थोड़ा गलत दे दिया गया है। नहीं, एम एंड कंपनी एक है, अच्छा अच्छा, एम एंड कंपनी एक है, मुझे लगा गलत है। एम एंड कंपनी एक है जिनसे हम लोगों ने रिसिप्ट किया था 6.10 वाला स्टॉक, ठीक है। वो एम एंड कंपनी वाला स्टॉक जो है वो डिपार्टमेंट से रिटर्न आ रहा है 5 यूनिट का, ठीक है। तो उसका रेट हमें कितना लगाना चाहिए? 6.1। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। ये 6.10 नहीं, वो कितने का था? 6.10 था ना। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 6.10 वाला भी है और 5.75 वाला भी है। हाँ, ये तो दोनों ही है। एक मिनट, इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, वही नाम को लेके ही है। एक बार फिर से देख लेते हैं। इन्होंने रिसिप्ट किया है 25 यूनिट। अच्छा, ये 25 यूनिट पहले रिसिप्ट किया था 6.10 वाला, ठीक है। अब एम एंड कंपनी वाला सामान डिपार्टमेंट से रिटर्न हो रहा है 5 यूनिट, 5 यूनिट, ठीक है। तो 5 यूनिट रिटर्न हो रहा है। तो रिटर्न होने का मतलब मुझे दिखाना पड़ेगा कि मेरा रिसिप्ट में आ रहा है, ठीक है। अब अगर उनका रेट हमें पता है, जो कि यहाँ मुझे दिख रहा है 6.10, ठीक है। तो रिटर्न जब हो रहा है तो वो रेट ही मेरे हिसाब से, तो वो रेट ही लगाना चाहिए। एक मिनट, हम थोड़ा सा इसे देख लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या सही कर दिया है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। कौन सा वाला डेट है ये हम लोग का? ये वाला, ये 5.75 ही दिखा रहा है। ये लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे दिखा रहे हैं। ओ, हम्म। तो प्रॉब्लम पता हो गया, मुझे याद आ गया क्या वाला प्रॉब्लम था। देखो, एक्चुअली इनका जो सोल्यूशन है, उन्होंने इसमें देखो, हिसाब से देखा जाए तो इनका जो स्टॉक है एम एंड कंपनी का, हम यहाँ पर लिखते हैं एम एंड कंपनी से 15 सितंबर को बस एक ही बार सामान लिया गया एट द रेट ऑफ 6.10 वाला 25 यूनिट, ठीक है। एम एंड कंपनी का बस यही इंफॉर्मेशन है पूरे क्वेश्चन में, अगर देख लिया जाए अभी तक का, ठीक है। मतलब अभी हम लोग का जो डेट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें ना, मतलब कौन सा डेट है ये हम लोग का? शायद 19th वाला, ठीक है। 19 सितंबर के पहले अगर देखें तो पूरे क्वेश्चन में हमारे पास एम एंड कंपनी का एक ही इंफॉर्मेशन है, वो 5 सितंबर का है। अब 19 सितंबर में आने पे हमें दिख रहा है कि रिसिप्ट जो हुआ था, रिटर्न किया जा रहा है फ्रॉम डिपार्टमेंट मटेरियल ऑफ एम एंड कंपनी 5 यूनिट। बट एम एंड कंपनी का अगर मटेरियल रिटर्न होगा तो उसका रेट कितना लगना चाहिए? उसका रेट हमारा होना चाहिए 6.10। बट क्वेश्चन का जो आंसर है वो 6.10 नहीं देके 5.75 दिया है। तो वैसे क्वेश्चन जो बोला है उसके हिसाब से 6.10 ही होना चाहिए, बट इन्होंने 5.75 इसीलिए लिया है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन में ये जो नाम है ये बदल देने से क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग आंसर के साथ जाना चाहे तो ये एम एंड कंपनी नहीं होके ये बी एंड कंपनी करने से सही जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बी एंड कंपनी का सामान 5.75 है, तो क्वेश्चन उस हिसाब से सॉल्व किया गया है। तो ये रिटर्न वाला ये बी एंड कंपनी करने से हमारा जो आंसर है उसके साथ मैच करने में हमें आसानी रहेगा, ठीक है। मतलब अगर हम लोग आंसर के साथ जाना चाहते हैं तो हमें उस क्वेश्चन को बी एंड कंपनी ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। एम एंड कंपनी करेंगे तो फिर 6.10 ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो गलत दिया हुआ ना, क्योंकि उस नाम के साथ वो रेट तो मैच हो नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर हम लोग ये बी एंड कंपनी मान के चले तो ही हमारा 5.75 होगा। यहाँ पर हम ये कलर से लिख रहे हैं ताकि याद रहे कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, अदरवाइज मेरा 6.10 ही होना चाहिए। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा? 5.7, 28.75, ठीक है। तो अब बचा कितना? मतलब अब ऐड ऑन होगा तो 25 यूनिट पहले से था, तो अब ये 5 यूनिट यहाँ आ जाएगा।
5.75। ये क्यों आ रहा है, पहले क्यों लिख रहे हैं इसको, क्योंकि ये पहले का इशू किया गया है, ठीक है। ये 5.75 जो है, ये वाला पहले का इशू हुआ है, सॉरी, मतलब ये इशू हुआ है बोल रहे हैं हम, ये कहना चाह रहे हैं 5.75 पहली बार कब आया था, देखो यहाँ पर 50 यूनिट खरीदा गया था 5.75 वाला, और यही 5.75 वाला 10 यूनिट रिटर्न हुआ तो 40 यूनिट बच गया था, ठीक है। 40 यूनिट बच गया था, फिर ये 40 यूनिट में से 10 यूनिट इशू हुआ था, ठीक है। 10 यूनिट इशू हुआ था और ये बच गया था हमारे पास आगे 10 यूनिट का, ये देखो 10 यूनिट का बचा हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ पर 10 यूनिट फिर से इशू हुआ, ठीक है, जो बचा हुआ था फिर से इशू हुआ, देखो तो यहाँ पर पहुंच गए हम लोग, फिर से इशू हुआ, और ये हमारे पास बचा हुआ कुछ भी नहीं रहा 5.75 वाला, और अभी हम लोगों ने परचेस किया नया 5.7, मतलब ओल्ड जो 5.75 था वो पूरा पूरी इशू हो गया था, अब बोल रहा है कि वो डिपार्टमेंट से वापस आ रहा है, ठीक है। तो फिर वो पहले रिसिप्ट दिखाएंगे क्योंकि वो पहले का स्टॉक है, तो फीफो में चल रहा है, तो ये 5.75 रेट वाला जो रिटर्न हो रहा है वो पहले का है, इसीलिए ये आगे आ जाएगा ये वाला क्वांटिटी, और इसके नीचे ये 25 और 10 आएगा, 6.10 और ये 5.75, क्योंकि ये तो अभी अभी लिया गया है ये 5.75 वाला, तो 57.50, 152.50, और 5 × 5.75 कितना होगा वो देखो, 28.75। 28.75। अच्छा, ठीक है, 28.75 हो गया। हम्म। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अब ये ट्रांसफर फ्रॉम जॉब 182 टू जॉब 187, ठीक है। तो एक जॉब से दूसरे जॉब में जो ट्रांसफर हो रहा है, इसका कोई एंट्री हमें करने का जरूरत नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि जॉब से जॉब ट्रांसफर होने से हमारे स्टोर में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। मतलब स्टोर से तो आउट हो ही चुका है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए आउट हुआ था, बट अब वो दूसरा जॉब रिसीव कर रहा है, तो उससे हमारे मेटेरियल जो आउट है वो आउट ही दिखाएगा, चाहे अब कोई भी जॉब में उसे यूज किया गया हो क्यों ना, वो तो जॉब का जब कॉस्टिंग करेंगे तब हमें देखना पड़ेगा, लेकिन स्टोर लेजर में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो इसका नोट हमें लिख देना पड़ेगा कि जॉब से जॉब में ट्रांसफर होने से स्टोर लेजर में किसी तरीके का इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर 26 को देखते हैं, इशू हुआ है 10 यूनिट, 146 इशू नंबर, इशू हुआ है 146 नंबर है, इशू करने बोला है 10 यूनिट, ठीक है। तो 10 यूनिट ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट चल रहा है, तो 5.75 वाला 28.75, और ये 6.10 वाला, तो 5 × 6.10 कितना होगा, और बचा हुआ हो जाएगा यहाँ से 20 और यहाँ से 10, 30.5। ये वाला कितना होगा 30.5, और ये वाला 20 यूनिट 6.10, 122। फिर 30 सितंबर 22, शॉर्टेज इन स्टॉक टेकिंग 2 यूनिट, तो शॉर्टेज होने का मतलब इशू में दिखाना पड़ेगा कि मुझे इतने का पता नहीं चल रहा है कि क्या हो गया, ठीक है। तो ये शॉर्टेज यहाँ पर लिख देंगे, कितना 2 यूनिट का हुआ है, बट पता नहीं है क्यों हुआ है, ठीक है, तो 2 यूनिट का शॉर्टेज, तो इसका रेट क्या लगाएंगे, तो वही फर्स्ट इन फर्स्ट आउट चल रहा है, तो ये 6.10 यूनिट मान के ही चलेंगे, क्योंकि अगर शॉर्टेज नहीं होकर इशू होता तो यही रेट मानना पड़ता, तो ये हो गया 12.20, बचा कितना 18 और 10, 6.10, 5.75, 18 कितना हो जाएगा, 18 × 6.10, 109.8। 109.80, तो ये हो गया हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, ठीक है। तो अब शॉर्टेज को यहाँ पर मैंने लिख दिया, बिकॉज मैंने यहाँ कोई रीमार्क का कॉलम नहीं बनाया था, ठीक है। अगर कोई रीमार्क कॉलम बना लेते हैं तो वहां भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर कुछ वर्किंग नोट इसमें लिखा है, जैसे कुछ कुछ एजम्पशन हम लोगों ने लिया ना कि शॉर्टेज का मतलब इशू, तो वो थोड़ा बहुत एग्जाम में हम लोग चाहे तो मतलब थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, ठीक है। ज्यादा बहुत बड़ा लैंग्वेज करके लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे कि एक रिप्लेसमेंट था तो वो रिमार्क का कॉलम बना के भी लिखा जा सकता है यहाँ पर, ठीक है, या वर्किंग नोट करके भी किया जा सकता है। जैसे कुछ स्पेशल आइटम था, जैसे कि हम बता देते हैं। तो जैसे ये वाला रिप्लेसमेंट जब था वेंडर से, ये देखो रिप्लेसमेंट था, तो रिप्लेसमेंट को हम लोग फ्रेश जो है सप्लाई है वो मान रहे हैं, लेकिन रेट वो वाला लिया क्योंकि रिप्लेसमेंट था, तो रेट वो वाला लिया, तो वो पॉइंट को हम लोग चाहे तो बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब डिपार्टमेंट से रिटर्न हो रहा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं था, तो यहाँ पर बोला है, तो वो हम पढ़ के सुना रहे, देखो, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन द प्राइस ऑफ मटेरियल रिटर्न फ्रॉम ए यूजर डिपार्टमेंट ऑन 20th September 2022 हैज बीन टेकन एट द प्राइस ऑफ द लेटेस्ट इशू। अच्छा, तो इसके पहले लेटेस्ट इशू हुआ था 17 को, ये देखो 20 फिर रिसिप्ट था, और मतलब इशू था 17 को। तो यहाँ पर 17 को इशू कितने रेट में हुआ था, 5.75 में। तो इनका कहना ये है, तो मैंने तो अपना एक रीजन दिखाया कि मुझे लगता है ये नाम ऐसा होना चाहिए, बट ये इस तरीके से बता रहे हैं कि कोई इंफॉर्मेशन क्योंकि अवेलेबल नहीं है, तो जो मटेरियल रिटर्न हो रहा है 20th September को, ये देखो यहाँ पर जो मैंने रेट को रेड कलर से लिखा था, ये जो रिटर्न हो रहा है, क्योंकि कोई रेट हमें बोला नहीं है कि कौन सा मटेरियल रिटर्न हो रहा है, तो क्योंकि हम लोग फीफो फॉलो कर रहे हैं, तो फिर हम लोग लेटेस्ट जो इशू हुआ था जिस रेट पे, दैट इज 5.75, वही वाला रेट यहाँ पर एप्लीकेबल कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि फिजिकल फ्लो ऑफ द मटेरियल इज इररिलेवेंट एंड इशू प्राइस इज बेस्ड ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फिजिकल फ्लो से कोई मतलब नहीं है कब कौन सा इन हुआ, ठीक है। तो बोल रहा है कि प्राइस, इशू प्राइस हमेशा हम लोग फीफो पे मेथड पे ही करेंगे, ठीक है। फिजिकली कौन सा पीछे फ्लो हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, तो मतलब ये समझ लो कि ये फिर नाम का छोड़ो, नाम ये जो मैंने बोला कि ये चेंज होने से आंसर के साथ मैच होगा, वो नहीं मान के हम लोग ये मान सकते हैं कि क्योंकि हमें बोला नहीं है कि रिटर्न जो डिपार्टमेंट से हो रहा है वो कौन सा वाला मटेरियल, जबकि नाम दे दिया है, देखो नाम दिया है, नाम देने से तो पता चलेगा ना कि उनसे कितने रेट वाला लिया था, बट इन्होंने दूसरा रेट लेके किया है, तो इनका ये एजम्पशन है, तो हम लोग भी ये एजम्पशन फॉलो करेंगे कि जो लेटेस्ट इशू रेट है वही वाला हम लोग यहाँ पर एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है। और जो 26 सितंबर का था, ये एक जॉब से दूसरे नहीं, ये इशू था 26 सितंबर का, तो फिर ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो इसमें नोट नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। तो ये जो 5 यूनिट इशू हुआ है, तो ये 5.75, ये 6.10, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और ट्रांसफर फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, ये इंपॉर्टेंट है, ये दे सकते हो कि ये स्टोर लेजर को इम्पैक्ट नहीं करता है, इसीलिए हम लोग इसका यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। और जो मेटेरियल शॉर्ट हो रहा है उसको हम लोग इशू बोल के मान लेंगे, ठीक है। तो ये बोल सकते द मटेरियल फाउंड शॉर्ट एज अ रिजल्ट ऑफ स्टॉक टेकिंग हैज बीन रिटर्न ऑफ एंड एट रेलिवेंट इशू प्राइस, तो उसको कौन से रेट पे लिया, इशू प्राइस, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो कर रहे हैं, तो फिर अगर हम लोग इसे सच में इशू करते हैं तो जिस रेट पे करते हैं तो शॉर्टेज भी उसी रेट का मानेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये कुछ पॉइंट हमें लिख लेना पड़ेगा, मतलब बताना पड़ेगा इसको इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक है, ये इतना तक ही हम लोग फिलहाल कर लेते हैं। इसके बाद हमें और क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद हमारा एक केस सिनेरियो का क्वेश्चन है, और कुछ और भी हमारा थ्योरी है, पहले तो वो पढ़ लेंगे, जैसे कि स्क्रैप स्पॉइलेज, ठीक है, ये सब जो थ्योरी पूछता है हमें एग्जाम के लिए, वो हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग का लगभग लगेगा एक क्लास लग जाएगा। और कुछ फीफो लीफो में जो सिंपल एवरेज मेथड है वो हम लोगों ने नहीं सीखा, इसमें क्वेश्चन नहीं था, तो उसका एक क्वेश्चन देख लेंगे। तो कुछ डिफरेंस वगैरह कुछ थ्योरी वगैरह करने के बाद अगर समय बचा तो फिर हम लोग केस सिनेरियो, तो एक और दो, एक या दो क्लास लगेगा, तो दो क्लास मुझे लगता है लगेगा, ठीक है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू।